तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर सेमेस्टर 3 यानी कि MN1B पेपर। ठीक है, माइनर पेपर 1B पॉलिटिकल साइंस, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 माइनर पेपर। ठीक है, तो जो भी लोग माइनर पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस को रखे हैं, सेमेस्टर 3 का एग्जाम देने वाले हैं, वो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले कुछ चीजें बता देता हूं कि ये जो माइनर पेपर का सिलेबस है, ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनका मेजर पेपर 5, ठीक है, मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का और माइनर पेपर 1B यानी कि सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स दोनों में पढ़ना है। मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों को भी सेमेस्टर मेजर पेपर 5 में, और जो माइनर पेपर रखे हैं उनको भी सेम, दोनों का सिलेबस है। ठीक है, चलिए अब मैं बिना वक्त जाहिर किए आपको इसका बताता हूं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप सबको मालूम है। इसमें पहला देखिए, पढ़ना है यूनिट 1 में अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारत की राजनीति पढ़ने की अप्रोच के बारे में। ठीक, फिर प्रेम्बल एंड साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो उद्देशिका है, जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें हम भारत के लोग से शुरू होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है, और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर पढ़ना है हमें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसद के बारे में। फिर पढ़ना है आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। फिर पढ़ना है भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के बारे में। फिर पढ़ना है आपको रोल, मतलब भारत में जो जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था है, वो पढ़ना है। और फिर अंत में पढ़ना है सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में। इतना चीज पढ़ना है। ठीक है, पहले मैं आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज, जो भी लोग ज्ञान सागर ऐप को परचेज नहीं किए, परचेज कर लीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है ज्ञान सागर, देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको जो है प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा ये ऐप, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ऑल कोर्स में आना है, और यहाँ से आपको SKM दुमका का कोर्स खरीदना है 60 रुपया में। कितना रुपया? 60 रुपया। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? सब सब्जेक्ट, मेजर, माइनर, MDC, SEC, AEC, सब पढ़िएगा। ठीक है, और कौन सेमेस्टर? तो पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे 60 रुपया में, 4 साल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, 4 साल तक सभी पेपर का नोट्स आपको दिया जाएगा। तो इससे सस्ता तो और नहीं हो सकता बस। और दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, शुरू करते हैं। एक जगह पे सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, इतना मेहनत करूंगा तो भाई 4 साल तक मेहनत करके पढ़ाऊंगा तो 60 रुपया तो लूंगा ना जी। है, आखिर मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, मैं दूसरों की तरह 1000 रुपया फीस नहीं रखा कि 4 साल तक पढ़ाऊंगा तो 5000 फीस रहेगा। नहीं, सिर्फ 60 रुपया है, ओनली 60 रुपीज। फिर भी नहीं खरीदना है तो जबरदस्ती और नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन है, भारत की राजनीति के अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण व्यवहार पर जोर देता है? तो देखिए ऑप्शन में ही, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया व्यवहार। व्यवहार तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल है वो इंग्लिश को फॉलो करेंगे। विच अप्रोच एम्फेसाइज बिहेवियरल या बिहेवियर इन द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसको बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति को समझने का पारंपरिक तरीका कौन सा है? तो भारत की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो संस्थागत दृष्टिकोण पढ़ना होगा। सभी संस्थाओं के बारे में, जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है, जुडिशरी के बारे में पढ़िएगा, सबके एक एक करके पढ़ना होता है। अगला है, भारत का संविधान की प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से होता है? तो भारत की संविधान जो है, संविधान में प्रथम पेज देखिएगा,
लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इस तरह से लिखा जो रहता है ना, वही है प्रस्तावना। ठीक है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, इसे संविधान की आत्मा भी कही जाती है, उद्देशिका भी कही जाती है। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 22 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को झंडा फहराना था, तो 22 जनवरी की इसे अपना लिया गया। और इसे तैयार किया था किसने? पंडित नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत का एक कोई खास उदाहरण नहीं है। देखिए, भारत एक सॉवरेन राज्य भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों की समानता है। ठीक, सोशलिस्ट भी है, समाजवादी भी है, सेक्युलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत एक संपन्न, संप्रभु, समाजवादी, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और भारत में किसी भी धर्म को ना बढ़ावा दिया जाता है, ना किसी भी धर्म का सपोर्ट किया जाता है, बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो भारत के संविधान का सबसे लंबा हिस्सा है विधायिका। विधायिका जिसमें नेता पिता के बारे में पढ़ना होता है, नेता जितना भी है। ठीक है, चाहे एमपी हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे एमएलए हो। ठीक है, अगला है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए, मूल जब संविधान बना था, बोला गया है मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार थे हमारे। कितने? 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 गो है। कौन सा हट गया? तो संपत्ति का अधिकार था, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संबंधित शैक्षिक संबंधी अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसमें से एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां ना कितना है जी, चलिए छोड़िए, 1978 में इसको हटा दिया गया। 44वां, आई थिंक, हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है, और अभी जो है केवल 6 संविधान में मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। किस देश से? अमेरिका से। बोरो, क्या इंग्लिश में बोलते हैं बोरो। ठीक है, तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 हमारा, जैसे राष्ट्र झंडे को सम्मान देना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। कोई करता है? नहीं करता है ना। तो ऐसे मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। कर्तव्य लिया गया है रूस से। कहाँ से? रूस, रसियन ना रसियन। तो रसिया के लोगों को रसियन बोलते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलने चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं जो आप लोग सोच रहे हैं। चलिए, अगला है, राजनीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ का? आयरलैंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और ये कहाँ पे रखा गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के 51A में रखा गया है। नोट कर सकते हैं, 51 का क और इंग्लिश में बोलते हैं 51A। ठीक है, उनके पास है मुंडा मुंडा भिड़का दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्लास कर रहे हैं, मतलब रूम में रहते हैं, तो कभी कभी जरूरत होता है, तो कोई ना कोई। कहाँ पे थे भाई? चलिए फिर से आना पड़ेगा। कहाँ पे थे यार? रसिया गए थे ना, यहाँ पे थे। तो हाँ, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं, फटफटा के पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार है? तो डीपीएसपी वही राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का अधिकार है? तो यह जो है नॉन जुडिशियल है, यानी कि गैर न्यायिक है, यानी कि कोई माने या ना माने उसको केस नहीं होगा। और यह जो है राज्य का काम है कि राज्य अपने नागरिकों को राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करे। ठीक है, अगला है, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति का पद भारत में सबसे ऊंचा माना गया है।
परंतु मानने से क्या होता है, सबसे पावरफुल पोस्ट है प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ना। और उपराष्ट्रपति कौन है, चलिए बताइएगा, किनको किनको मालूम है, कमेंट में बताइएगा उपराष्ट्रपति कौन है। अब आ जाता है राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें गुप्त मतदान किया जाता है। ठीक है, और इसमें आम जनता भाग नहीं लेता है, केवल मेंबर लोग भाग लेता है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मेंबर। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के मेंबर लोग इनको चुनते हैं। लोकसभा का गठन कैसे होता है, तो लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब इसमें आम आदमी भी वोट देता है। लोकसभा चुनाव क्या है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। ठीक है, तो जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो कौन खड़ा होता है, एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी सांसद जिसको बोलते हैं, सांसद, इसी को तो सांसद बोलते हैं। सांसद दो प्रकार का होता है, एक होता है लोकसभा सांसद, एक होता है राज्यसभा सांसद। सांसद बनने की उम्र है 25 साल, मतलब आप प्रधानमंत्री 25 साल में बन सकते हैं। और वही सीएम यानी कि एमएलए, जिस तरह से देश में एमपी होता है उसी तरह से राज्य में एमएलए होते हैं, और एमएलए बनने की भी उम्र 25 साल है। ठीक, जिसको विधायक जी बोलते हैं ना, विधायक जी, विधायक, लीडर। एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट है एमएलए। ठीक है, हालांकि एमपी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एमपी का कम महत्व है राज्य में, एमएलए का ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, चलिए, और एमपी को बहुत कम लोग जानता है, एमएलए को ज्यादा आदमी जानता है। अगला आ जाता है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है चीफ मिनिस्टर। जैसे कि देश में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, उसी तरह से राज्य में चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो सीएम बनने का उम्र कितना है, 25 साल, और प्रधानमंत्री बनने का भी उम्र है 25 साल। अब बताइए राष्ट्रपति बनने का उम्र कितना है, समझ गए, 35 साल, बिल्कुल सही, 35 साल। और राज्यपाल बनने का भी उम्र 35 साल है, कम से कम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, 35 साल उम्र होना चाहिए। जैसा राष्ट्रपति है उसी तरह से राज्यपाल भी है। ठीक है, राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति, राज्य के लिए राज्यपाल। चलिए, अगला आ जाता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च कार्य क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन काम है संविधान का सुरक्षा करना। क्या काम है, संविधान का सुरक्षा करना और संविधान को फॉलो करना। अगला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट देता है, ज्वाइनिंग लेटर कौन देता है, ज्वाइनिंग लेटर राष्ट्रपति। ठीक है, इवन आपने जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं भारत में, आईएएस आईपीएस ये सब जितना भी होता है, आईएफएस, इन सब को भी ज्वाइनिंग लेटर कौन देते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है उच्च न्यायालय की प्राथमिक शक्ति क्या है। तो उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है उसका सबसे मेन पावर है रिट जारी करना। क्या करता है, रिट जारी करना। अगला है भारत की राजनीति में जाति की भूमिका कैसी है। तो भारत में जाति की भूमिका निर्णायक है। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव में धर्म का उपयोग कैसा माना जाता है। तो चुनाव में आप धर्म का उपयोग नहीं कर सकते कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं या जैन हैं, ठीक है, या क्रिश्चियन है या कोई भी किसी भी धर्म को लेकर आप चुनाव में भाषण नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो आप गैर कानूनी काम करते हैं, कोई प्रूफ लेके दे देगा तो फिर चल जाएंगे भीतर। ठीक है, कोर्ट आपको उठा लेगा। सुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कैसे होगा, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिएगा मतलब कंप्यूटर का प्रयोग कीजिएगा, सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग कीजिएगा, और जब ये सब होगा तो कुछ ना कुछ मात्रा में घूसखोरी कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और लोगों में जवाबदेहिता आएगी। यानी कि भाई काम क्यों नहीं किए बताइए। ठीक है, तो ये जवाबदेही आ जाती है। अगला जाता है सुशासन में कौन सी विशेषता आवश्यक है। तो सुशासन के लिए जवाबदेही और क्या है, जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों आवश्यक है। जवाबदेही भी आवश्यकता है और पारदर्शिता भी आवश्यक है। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। तो समानता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है, 6। कहां से लिया गया, अमेरिका से। ठीक, अगला आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य क्या है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है
राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना। वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना मतलब कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। संसद का उच्च सदन कौन कहलाता है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा, ठीक। लोकसभा का जो सदस्य होता है, जिसको एमपी हम लोग चुनते हैं, सांसद चुनते हैं ना जी, आप लोग वोट देके। आप लोग वोट नहीं दिए होंगे, मैंने दिया है 2 बार अभी तक, ठीक है। एक बार पंचायत चुनाव में और एक बार एमपी को वोट दिया है। एमपी मैंने नोटा दबा दिया था, नॉन ऑफ द एबव। मुझे लगा सब बकवास है ठीक है, तो वोट तो देना ही है, तो नोटा में दे देते हैं। नोटा सबसे लास्ट में होता है, किसी को वोट नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए, संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो आपको डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और उम्र चाहिए 25 साल। लोकसभा सांसद यानी कि एमपी बनने के लिए चाहिए 25 साल लोकसभा सांसद, और राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्र चाहिए 30 साल। कितना साल? 30 साल। लोकसभा सांसद जो है 5 साल के लिए बनते हैं, राज्यसभा सांसद 6 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। गुड गवर्नेंस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी, जिसको पारदर्शिता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना दिन से काम कर रहे हैं, काम क्यों नहीं हुआ, ये चीज बताइए। जैसे एक उदाहरण देके बताइए सागर भैया, सपोज दैट आपने आय जाति या आवासीय बनाने के लिए दिया, तो अब क्या कर रहा है, कहाँ तक जाके अटका है, आप ये चीज देख सकते हैं। तो क्या आ गया? पारदर्शिता आ गया, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कहाँ पे अटका है भाई? सीईओ के पास अटक गया है, बोल देगा ना। चाहे कहाँ तक पहुंचा ना, कब तक बन गया है, तो बन गया तो प्रिंट आउट कर लीजिए। तो यही तो है ट्रांसपेरेंसी। और क्या आ गया? जवाबदेही। अब जब मान लीजिए सीईओ के पास अटका है, तो अब जाके बोलिएगा सर क्यों अटका दिए, 4 रीजन दे देगा, तो वो जवाबदेह है आपके काम के प्रति, ठीक है। इसी को गुड गवर्नेंस बोलते हैं, जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सिस्टम को चलाने में। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में कौन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? चलिए बताइएगा। अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 10 को दे रहा हूं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर, एक खड़ा पन्ना का लिखने की स्पीड ज्यादा है तो दोनों साइड में कीजिएगा, कम है तो एक खड़ा पन्ना का केवल एक साइड में ही लिखिएगा, दोनों साइड नहीं लिखना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत की राजनीति के अध्ययन में उपयोग होने वाले प्रमुख दृष्टिकोण की व्याख्या करें। यहाँ पे डिटेल में बताया गया संस्थागत दृष्टिकोण, फिर आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, फिर आता है संरचनात्मक दृष्टिकोण, फिर आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, काफी है, आपको 5 में 4 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है, संविधान की प्रस्तावना के महत्व की व्याख्या करें। जो संविधान की प्रस्तावना है, जो हम भारत की लोग से शुरू होते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा गया है। अगला है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता लिखिए, कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बताइए, ठीक है। तो भारत का संविधान एक निराला संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है लिखित रूप में, इसके जितना बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है। संघ की व्यवस्था दिया गया है, संसदीय प्रणाली है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, न्यायपालिका का स्वतंत्र रखा गया है, यानी कि कोर्ट जो है सबसे ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है, ठीक है। एकल नागरिक आपातकालीन प्रावधान भी दिया गया है। चलिए, और ऐसा है, मौलिक अधिकार को क्या, सॉरी, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, ये बताइए। तो मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है हमारे लिए? अरे भाई, मौलिक अधिकार जीने के लिए बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ठीक है, अपने भाषण को लोगों के सामने या जनता के प्रति, मतलब सॉरी, जब देखिए अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता देता है, मतलब आप कहीं पर भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, नेता को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अधिकार दिया गया है, कौन दिया है हमें? मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये सब अधिकार कौन दे रहा है? तो मौलिक अधिकार। और इसकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। और लिख दीजिएगा, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अगला जाता है, और ये अमेरिका से लिया गया है, वो सब भी लिख दीजिएगा हाईलाइटेड करके। राज्य नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और
क्या महत्व है ये बताइए। तो देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कल्याणकारी राज्य क्यों बनाना, जिसमें किसी भी राज्य में समान वेतन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, ग्रामीण विकास हो, पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए, पशुपालन पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इन सब बातों पे जोर दिया जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अपना छोटा छोटा नोट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद और शक्ति का वर्णन करना है कि प्रधानमंत्री का पद कौन, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसको क्या क्या शक्तियां मिलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री का क्या क्या काम होता है, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, इन सब के बारे में बताना है। फिर राज्य में मुख्यमंत्री की जो भूमिका है और देश में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, इसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, मुख्यमंत्री के बारे में बताइए। भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्ति है ये पूछा गया है। ठीक है, और सबका आंसर किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत की राजनीति में जाति की भूमिका कैसे, ये बताना है। ठीक है, कि पहले जमाने में जाति को अछूत, दलित, इन सब में बांटा गया, लेकिन संविधान में सबको समान दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारत में सुशासन, गुड गवर्नेंस की स्थिति और महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करें। भारत में जो है गुड गवर्नेंस की स्थिति कैसी है, क्यों लाया गया, ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैंने बताया, और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, भ्रष्टाचार कम होगी इसमें, तो इन सब के कारण लाया गया है। ठीक है, सुशासन, सु मतलब अच्छा, शासन मतलब कामकाज या शासन करना। तो अच्छी तरह से शासन कामकाज को करना ही, अच्छी तरह से सरकारी कामकाज को करना ही सुशासन है, जिसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी, दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, न्याय, जस्टिस, ठीक है, सहभागिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, इसीलिए सुशासन बनाया गया है। भारत में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे आरटीआई कानून बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें आप कुछ भी जानकारी, कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी संस्था से। इसके अलावा ई गवर्नेंस लाया गया है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब कि अपने कामकाज में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, कंप्यूटर का प्रयोग करना। आधार प्रणाली, डिजिटल लेन देन, लोकपाल, पंचायत राज को सशक्त बनाना, ये सभी चीज लाया गया है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक सहभागिता, कुशल प्रशासन, कानून का शासन, ये सब चीजों को लिखना है। ठीक है, अब आता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स वाले। ठीक है, और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है। 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज, इधर भी 1 पेज, इधर भी 1 पेज। ठीक है, इस तरह से 2 पेज में आंसर करना है, इधर भी 1 पेज, इधर भी 1 पेज। समझ गए। क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के अध्ययन में प्रयोग होने वाले विभिन्न दृष्टिकोण का विस्तार से विश्लेषण करना है। कि भारत की राजनीति में जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से दृष्टिकोण है। अभी हम लोग पढ़े थे 5 मार्क्स में, यहाँ पे और डिटेल में पढ़िएगा। पहला है संस्थागत दृष्टिकोण, दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तीसरा आता है हमारा संरचनात्मक दृष्टिकोण, चौथा आता है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, पांचवा आ जाता है उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। ये 5 ही लिखिए ना, काफी है आपके लिए। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। अब देखिए, प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए आपको लिख देना है मिला जुला के। ठीक है, प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा पक्का, मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत की लोग से। ठीक है, और प्रस्तावना में सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने पे जोर दिया गया है। इन सब का अर्थ यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से विश्लेषण करें। जो भारत का संविधान बना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विस्तार से समझाइए, पूरा विस्तार से, डिटेल में। ठीक है, तो देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह विस्तृत और लिखित है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। ठीक, अच्छा ये 12 नहीं 8 था उस टाइम पे, 8 को अनुसूची था, अभी 12 हो गया है। ठीक है, चलिए, संघीय व्यवस्था शामिल है, फेडरल सिस्टम शामिल है, यानी कि भारत का जो संविधान है मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, उसके पास पावर ज़्यादा है। संघीय शासन प्रणाली है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारे पास। इसके अलावा संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है,
इसके अलावा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यानी कि कोर्ट जो है किसी को भी आराम से दंड दे सकता है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता है, ठीक। लचीला और कठोर दोनों है, लचीला भी है और कठोर भी है। आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। आपातकालीन में बता दीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास 3 गो है, अनुच्छेद 352, ठीक। राष्ट्र आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल, और सॉरी 356 कीजिएगा इसको, और 360 जिसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, ठीक है। ये 3 गो दिया गया अधिकार राष्ट्रपति को, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन। अब आता है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 गो, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया आयरलैंड से, डीपीएसपी, इसके बारे में कंपेयर करना है। आप कंपेयर करने में आप इस तरह से बांट भी सकते हैं, अलग अलग करके, एक तरफ से राज्य मौलिक अधिकार लिखिएगा, एक तरफ से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऐसा भी कर सकते हैं, और पॉइंट वाइज इधर दे सकते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 करके। दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सहूलियत के लिए इस तरह से बता दिया, पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा और अपने से इसको नोट्स रेडी कीजिएगा, खुद से आपको नोट्स रेडी करना है, ठीक है ना। फिर संशोधन और व्यवस्था का पूरा डिटेल में बताया गया है, और खुद अपना दिमाग भी प्रयोग करना है, क्योंकि देखिए बोला जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति के पद, शक्तियों और कार्यों का विस्तार से अध्ययन करना है, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके पद, पावर और वर्क क्या क्या है, ये चीज बताइए, ठीक। इसमें कार्यपालिका संबंधी शक्ति है राष्ट्रपति का पूछेगा या राज्यपाल का पूछेगा, और जो जो राष्ट्रपति का है लगभग लगभग वो राज्यपाल का भी है, तो एक राष्ट्रपति का आएगा या राज्यपाल का आएगा, ठीक है। और एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आएगा या मुख्यमंत्री का आएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आएगा या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आएगा या राज्यपाल। अगला है भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्तियों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि भारत की संसद की संरचना कैसी है और कार्य प्रणाली कैसी है, ये बताइए। संसद कैसे बना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है 15 को तो क्वेश्चन है यार, 15 को पढ़िए ना, आराम से सब निकल जाएगा एग्जाम का क्वेश्चन। भारत में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, ये बताइए, तुलना करके बताना है, कंपेयर करके, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट की संरचना, कार्य और अधिकार क्षेत्र का विस्तार से विश्लेषण करें, ठीक है। सबका यहाँ पे आंसर कर दिया गया है, मैं इतना करने जाऊंगा तो लगभग 4 घंटा 5 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको खुद से मेहनत करना है, मैं आपको बना बनाया खिचड़ी दे दे रहा हूँ, खाना है बस आपको। भारत के उच्च न्यायालय की संरचना, शक्ति और अधिकार क्षेत्र का विस्तार से विश्लेषण करें। अरे सॉरी, एक ही क्वेश्चन को 2 बार हो गया ना, एक क्वेश्चन 2 बार हो गया, मिस्टेक हो गया एक जगह। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तार से विश्लेषण करें। जाति की क्या मायने रखता है भारत में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का पक्ष थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने जाति को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है समानता लाने के लिए, ठीक है। संविधान में प्रोविजन बैठाए, फिर भी नहीं समझा पाए, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं लास्ट में। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का विस्तार से विश्लेषण करें, कि धर्म की क्या भूमिका है राजनीति में, पॉलिटिक्स जो खेलता है ना, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ा देता है बीच में और आपस में फायदा उठाता है। सुशासन के बारे में क्या है बताइए, अंतिम 2 क्वेश्चन सुशासन से रहेंगे, ठीक है। सुशासन क्या है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है एक्सप्लेन करके। भारत में शासन प्रणाली में सांसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन और संतुलन का विस्तार से विश्लेषण करें। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, उम्मीद है जहाँ तक, ठीक है। हर क्वेश्चन आएंगे, मैच कर जाएगा, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे पीडीएफ कंप्लीट होता है। बाकी आप खुद एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ऐप में, ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ऐप
के बारे में तो बता ही दिया आपको। जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।